नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम जो भी वीडियो सॉल्व कर रहे हैं उसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन मिक्स क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा रहेगी एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो सभी क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस ही है और सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें और सारे कंसेप्ट को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये समझ एम्स में आपको जरूर मदद करेगी। ये थोड़ा आपको विश्वास करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, a 10-year-old boy with a generalized tonic-clonic seizure is seen by his dentist at a routine checkup. The dentist observed that the patient has an overgrowth of gums tissue. The patient was most likely receive which of the following agents? 10 साल का बच्चा है जिसको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है और उसको डेंटिस्ट चेक कर रहा है। उसने देखा कि उसके गम्स जो है, गम्स टिश्यू जो है, उनकी ओवरग्रोथ हो रखी है। तो कौन सा एजेंट जो है वो पेशेंट रिसीव कर रहा होगा? फर्स्ट है इथोसुक्सीमाइड, क्लोनाजेपाम, पिरिमिडोन, फेनिटोइन। ये चारों ही नाम एंटी कन्वर्जन ड्रग के हैं और मरीज जो है उसको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, मतलब कन्वर्जन की बीमारी है। तो गम की हाइपरट्रोफी उसको हो रखी है, तो कौन सा एजेंट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल कंसेप्ट को समझ लिया। देखिएगा, ये जो समझ अब डेवलप हुई है ये बहुत जरूरी है, यही डेवलप करना हमारा पहला उद्देश्य था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से समझ अगर साथ में रखोगे तो आपको एम्स में कोई गलत नहीं कर सकता। जिस तरीके से अभी आपने जवाब दिया कि सर ये तो क्या जवाब है, फेनिटोइन। क्या जवाब है? फेनिटोइन। फेनिटोइन दवाई जो होती है उसके साइड इफेक्ट हम नॉर्मली पढ़ते हैं और एक वीडियो भी है इनिशियली जब चैनल के शुरुआत में, एक वीडियो आप जरूर प्रिपेयर करें जिसमें फेनिटोइन के साइड इफेक्ट मैंने वहां पे कंप्लीटली डिस्क्राइब किए हैं। और होट मलिका उसको हम बोलते हैं, होट मलिका। ये सारे फेनिटोइन के साइड इफेक्ट है, पूरा इसको बहुत डिस्क्रिप्शन से वहां मैंने समझाया है। यहाँ आपको याद रखना है एच फॉर गम हाइपरट्रोपी, और गम हाइपरट्रोपी यहाँ पे हो रही है, गम ओवरग्रोथ हो रही है। गम हाइपरट्रोपी, हाइपोटेंशन भी होता है, हर्सुइटिज्म भी होता है। ओ का मतलब ऑस्टियोमलेशिया होता है। टी का मतलब वहां पे जो है टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है फेनिटोइन का। एम का मतलब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ए वहां पे जो है बेसिकली जो इंसुलिन जो है उसका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है फेनिटोइन वाली बीमारी के अंदर, और एनोमलीज वहां पे तरह तरह का डेवलप हो जाता है। लिम्फ एडिनोपैथी वहां पे देखने को मिलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मरीज जो होता है, ए का मतलब यहाँ पे एरिथमियाज है, सॉरी, ए का मतलब एरिथमियाज, एल का मतलब लिम्फ एडिनोपैथी, आई का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, के का मतलब विटामिन के का डेफिशिएंसी, और ए का मतलब वहां पे स्किन के कुछ चेंजेज आते हैं जिसमें सिस्मिक ल्यूपस एरिथमेटोसस और इस तरह की प्रॉब्लम वहां देखने को मिलती है। अटेक्सिया वहां देखने को मिलता है, ए का मतलब अटेक्सिया, है ना। तो ये कुछ फेनिटोइन के मोस्टली साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फेनिटोइन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं। hirsutism, hypertrophy of gums, hypotension, osteomalacia, teratogenicity, megaloblastic anemia, arrhythmias, lymphadenopathy, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसके अलावा जो है वहां पे विटामिन के डेफिशिएंसी और अटेक्सिया, ये सब जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, जिनकी हमने बात की सारे हैं एक को छोड़ के, तो किसको छोड़ के है? अटेक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हर्सुस्टिज्म, गम हाइपरट्रोफी। बड़ा सिंपल है पहचानना। जब हमें सारे साइड इफेक्ट पता होते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि साहब कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे अटेक्सिया हमने बोला कि ए मतलब अटेक्सिया होता है, तो ये होता है अटेक्सिया मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी स्केलेटल मसल, और अटेक्सिया जो होता है वो सेरिबेलर साइड इफेक्ट है फेनिटोइन का। दूसरा हर्सुटिज्म, हमने बोला कि हेयर का ग्रोथ हो जाना नॉर्मली उस जगह पे जहां पे नॉर्मली हेयर एब्सेंट होते हैं उसको हर्सुटिज्म कहते हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। गम हाइपरट्रोफी होती है, अभी हमने पढ़ा गम हाइपरट्रोफी साइड इफेक्ट था फेनिटोइन का। तो ए सी और डी तो होता है, लेकिन बी यहाँ पे नहीं रहेगा। हाइपोग्लाइसीमिया की जगह फेनिटोइन वाले मरीज में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कई लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपो नहीं होता है, इसलिए जवाब बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सोडियम वेलप्रेट, जो कि एक और एंटी कन्वर्जन ड्रग है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। फेनिटोइन एक इंपॉर्टेंट ड्रग थी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइड इफेक्ट से बनता है। मैंने क्लियर किया है आपको दो क्वेश्चन के द्वारा साइड इफेक्ट को। सोडियम वेलप्रेट दवाई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहां होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक सोडियम वेलप्रेट और एक एसिटामिनोफेन का, और दोनों के साइड इफेक्ट सेम तरीके के रहते हैं। ये हिंट है इस क्वेश्चन के अंदर, अब आप पहचान सकते हो। फर्स्ट है टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर, पार्शियल सीजर के अंदर,
बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर के अंदर और हिपेटिक डिसफंक्शन के अंदर। विच इज द करेक्ट वन? एसिटामिनोफेन और इसके दोनों के सेम साइड इफेक्ट कौन सा रहेगा? अगर कुछ लोग अगर इसको अनुमान लगा पाए तो बहुत कम लोगों को अभी ध्यान आ रहा है, दैट इज हिपेटिक डिसफंक्शन। डी इज द करेक्ट वन। सोडियम वेलप्रोएट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उस मरीज में जिसका लीवर डिसफंक्शन है, एलएफटी सही नहीं है क्योंकि ये लीवर फंक्शन को और अल्टर्ड करेगा, इसलिए सोडियम वेलप्रोएट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ही लीवर अल्टरेशन है। लीवर वाले हेपेटाइटिस वाले मरीज में ये नहीं दे सकते। सोडियम वेलप्रोएट जो होती है वो एक बहुत अच्छी एंटी कन्वर्जेंट मानी जाती है, यूनिवर्सल एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसलिए इसको जनरलाइज सीजर जो कि टोनिक क्लोनिक सीजर है और पार्शियल सीजर दोनों में ही इसको काम में लिया जा सकता है। दोनों में ये इंडिकेटेड है, बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है बीपीडी जिसको हम बोलते हैं, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो एंटी मैनिक ड्रग होती है, लिथियम उसको बोलते हैं। लिथियम दवाई सबसे अच्छी होती है, लेकिन लिथियम के साइड इफेक्ट खतरनाक होते हैं, वेलप्रोएट के उतने नहीं होते, इसलिए लिथियम से भी अच्छी एंटी मैनिक दवाई जो है वो काम में ली जाती है सोडियम वेलप्रोएट। जो ए बी और सी इन तीनों में सोडियम वेलप्रोएट इंडिकेटेड होती है, जबकि डी वाली कंडीशन में सोडियम वेलप्रोएट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, हिपेटिक डिसफंक्शन करती है सोडियम वेलप्रोएट। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बामाजेपिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कार्बामाजेपाइन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं सारे, एक को छोड़ के, कौन सा नहीं होता, ये क्वेश्चन है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किन रैसेज। कार्बामाजेपाइन जो दवाई है वो स्किन रैसेज करती है, पहला ये दिखा। दूसरा ड्राउजीनेस, तीसरा डिप्लोपिया और चौथा है हेयर लॉस। तो देखिएगा कार्बामाजेपाइन जो है वो ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। कार्बामाजेपाइन ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। कार्बामाजेपाइन टेग्रिटाल के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में, और इस दवाई से स्किन रैशेज कॉमन साइड इफेक्ट है। हर एंटी कन्वर्जेंट जो है वो ड्राउजीनेस करती है, सेडेशन करती है, तो ये भी है। और ये दवाई सेरिब्रल साइड इफेक्ट इसका डिप्लोपिया है, डबल विजन हो जाता है। तो ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। लेकिन कार्बामाजेपाइन थेरेप्यूटिक एजेंट से होती है, जितने भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट होते हैं उनसे हेयर लॉस होता है, कार्बामाजेपाइन से हेयर लॉस नहीं होता है। कार्बामाजेपाइन स्किन रैश, ड्राउजीनेस, डिप्लोपिया करती है। इसके अलावा कार्बामाजेपाइन जो होती है वो ब्लड डिस्कैरियोसिस करती है, ब्लड डिस्कैरियोसिस करती है, डिस्कैरियोसिस। ब्लड डिस्कैरियोसिस का मतलब होता है कि ये दवाई जो होती है वो ब्लड सेल के नंबर को कम कर देती है, जहां पे आरबीसी के नंबर, डब्ल्यूबीसी के नंबर और प्लेटलेट्स के नंबर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। एनीमिया, ल्यूकोपनिया और थ्रोम्बोसाइटोपनिया ये हो जाता है इस दवाई से, कार्बामाजेपाइन से। तो हमें लगातार जिस मरीज को कार्बामाजेपाइन चलता है उसका सीबीसी चेक करते रहना होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हेयर लॉस, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेशन एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने वाला पार्ट ऑफ स्पर्म कौन सा है? ऑप्शन है टेल, एक्रोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम। वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। टेल जो है वो मूवमेंट में मदद करता है, इसलिए ये जो है पेनिट्रेट का काम कर ही नहीं सकता। और एलोसोम और ऑटोसोम जो होते हैं वो दोनों जो है क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के दो टाइप है, तो ये तो अंदर का मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल है ना, तो ये कोई पेनिट्रेशन का काम नहीं करते, ये तो क्रोमोसोम्स है। ऑटोसोम जो नंबर में होता है 44, और एलोसोम जो है एलोसोम जो होता है सॉरी सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम नंबर में होता है 44, और एलोसोम जो होता है वो XX या XY, फीमेल में XX और मेल में XY। तो ये तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम एलोसोम है। तो बेसिकली एक्रोसोम वो पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट एक्रोसोम है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, आपने सुना होगा, वो पेनिट्रेशन का काम करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज एक्रोसोम। आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो। आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है, और दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। देखिएगा आगे से इस तरीके का है इमेज, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से इमेज दिखता है। बहुत बढ़िया, इट्स वलसेलम फोर्सेप, इट्स वलसेलम, वलसेलम फोर्सेप, इसको हम क्या बोलते हैं? वलसेलम फोर्सेप। आई थिंक थोड़ा येलो दिखने में प्रॉब्लम है, तो ये रेड, वलसेलम फोर्सेप। वलसेलम फोर्सेप एक ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में काम में लिए जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। दो पैर होते हैं इस सर्जिकल फोर्सेप में, हुक इसके एंड के ऊपर हुक, और ये टिप्स टिप्स एंड पे हुक होते हैं एट द टिप एंड। हर ब्लेड के दोनों साइड में हुक, ये टिप है।
और इसका बेसिकली काम ऐसे क्यों है, क्योंकि ये ग्रास्पिंग के पर्पज से, ये ग्रास्प करते हैं, है ना, तो इट्स ग्रास्प द यूट्रस और सर्विक्स और इन सबको ग्रास्पिंग करते हैं प्रोसीजर के दौरान, तो ये ग्रास्पिंग पर्पज से उसको काम में लिया जाता है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ट्रॉमा होने की संभावनाएं न के बराबर होती है, इस तरीके का है कि इससे ट्रॉमा नहीं होता है और इसकी ग्रास्पिंग अच्छी होती है, इसको वल्सेलम फोर्सेप्स कहते हैं। ये काम में लिया जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट है विच वन डेवलप फ्रॉम दी एंडोडर्म। एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मिडोडर्म, तीन तरह की लेयर होती है। तो एंडोडर्म से क्या बनता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है, एंडोडर्म से क्या फॉर्म होता है। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड आई, लीवर, कनेक्टिव टिश्यू एंड हार्ट, थाइमस, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, लीवर, पैनक्रियाज एंड थाइमस एंड थायराइड। पूछा जाता है, याद रखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एंडोडर्म से क्या बनता है। एंडोडर्म से, तो देखिएगा एंडोडर्म से बनने वाले ऑर्गन जो होते हैं उसमें एक तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोडर्म से एक तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोडर्म से एक तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बनता है लीवर, एक बनता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर और पेनक्रियाज, और एक बनते हैं लंग्स। और लंग्स की बेसिकली बनती है इनर लेयर। कौन सी लेयर, इनर लेयर। लंग्स की क्या बनती है, इनर लेयर। लंग्स की क्या बनती है, इनर लेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पेनक्रियाज और इनर लेयर ऑफ लंग्स। तो इन ऑप्शन में आप देखिएगा, डी ऑप्शन में लीवर, पेनक्रियाज और ग्लैंड्स भी है, थाइमस और थायराइड ग्लैंड, वो भी बनती है पेनक्रियाज और थाइमस और थायराइड ग्लैंड। तो एकमात्र डी ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें मैच हो रही है जो हमने एंडोडर्म से पढ़ा। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, है ना, एंडोडर्म से बनती है लीवर, पेनक्रियाज एंड थाइमस थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा दो लेयर और होती है, एक होता है मीजोडर्म। आपका सवाल होगा साहब तो मीजोडर्म से क्या बनता है, ये भी बता दीजिए साथ साथ में। तो याद रखिएगा, मीजोडर्म से बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो बन गया सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत आसान है याद रखना। मस्कुलोस्केलेटल, सर्कुलेटरी के अलावा मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल, सर्कुलेटरी के अलावा मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल बनता है किससे, किससे, मीजोडर्म से। और लंग्स का जो इनर लेयर था वो तो एंडोडर्म से था, लेकिन लंग्स का जो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, वो बनता है मीजोडर्म से। एपिथेलियम, लंग्स की जो एपिथेलियम है वो बनता है मीजोडर्म से। तो ये हो गया मीजोडर्म। तो फिर आप कहोगे साहब तो एक और बच गया, उसको भी बता दो। और वो कौन सा बच गया अपना, वो बच गया एक्टोडर्म। क्या बच गया, एक्टोडर्म। वो क्या बच गया, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या क्या बनते हैं, हेयर बनते हैं, बाल बनते हैं, नेल बनते हैं, नेल, एंड स्किन बनती है, स्किन। और क्या बनता है, नर्वस सिस्टम। इसका मतलब नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम किससे बनता है, एक्टोडर्म से। जो कौन पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो ये तो किससे बनता है, एक्टोडर्म से, नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। मीजोडर्म सर्कुलेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, लंग्स की एपिथेलियल, और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव, लीवर, पैनक्रियाज और लंग्स की इनर लेयर। ये तीन लेयर और तीन तरीके के सिस्टम बनते हैं, याद रख दीजिएगा, सवाल आएगा, कई बार जिंदगी में सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर। कितने दिन बाद में इम्प्लांट होता है। ऑप्शन है 1 डे, 7 डे, 8 डे और 10 डे। विच इज द करेक्ट वन। कितने दिन बाद में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर वर्ड है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर कितने दिन बाद में, बहुत बढ़िया। 8 गलत है, 7 इज द राइट। कई लोगों ने 8 लिखा है, ज्यादातर लोगों ने 8 जवाब दिया है, जो गलत है। 7 इज द करेक्ट वन, आफ्टर 7 days। तो बी इज द करेक्ट वन, 7 दिन बाद में। नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात, मजा आ गया। इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत बढ़िया। इट्स कम्युनिकेबल पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शियसनेस और एंडेमिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। कई बार पूछा हुआ सवाल है, याद रख दीजिएगा, है ना। एंट्री से लेके और उसके साइन एंड सिम्टम के अपीयर होने तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा, बहुत बढ़िया। A nurse is teaching members of the community about vertical transmission. Vertical transmission के बारे में टीच कर रहे हैं। Which of the following would the nurse most likely discuss? Vertical transmission जब डिस्कस करें तो क्या डिस्कस करेंगे। पहला, ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ट्रांसमिशन फ्रॉम मॉस्किटो और ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फूड। विच इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन। मां से बच्चे में, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। थ्रू प्लासेंटा और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है, बहुत ही शानदार।
ट्रांसमिशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन, और किसके द्वारा ट्रांसमिट हुआ? ब्रेस्ट मिल्क से। देखिएगा मैं क्लियर करता हूँ आपको वर्टिकल ट्रांसमिशन को। इस स्लाइड में देखिएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज द पासिंग ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वाया स्पर्म के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा, मिल्क के द्वारा, या कॉन्टेक्ट इन द वेजाइनल कैनाल एट बर्थ। ये किसी भी तरीके से अगर ट्रांसमिशन हुआ, इस ट्रांसमिशन को कौन सा ट्रांसमिशन बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके अलावा एक वर्ड वहां पे था सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ये ट्रांसमिशन अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिशन होता है, उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। तीसरा है यहाँ पे मॉस्किटो, इसको वेक्टर ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर मॉस्किटो से कोई चीज बाइट से ट्रांसमिट होती है उसको वेक्टर ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे मलेरिया वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर ट्रांसमिशन है। और चौथा है यहाँ पे ट्रांसमिशन फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। अगर कंटामिनेटेड फूड से ट्रांसमिशन होता है इसको व्हीकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो चार ट्रांसमिशन होते हैं सब, कौन कौन से? एक तो हो गया वर्टिकल ट्रांसमिशन, कौन सा ट्रांसमिशन? वर्टिकल। एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वेक्टर, और एक हो गया व्हीकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल थ्रू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से, स्पर्म, प्लासेंटा, मिल्क इससे द्वारा, और वेजाइनल कैनाल। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, और वेक्टर ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो से, और व्हीकल ट्रांसमिशन होता है कंटामिनेटेड फूड आइटम से। तो ये सारे के सारे ट्रांसमिशन रहते हैं डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाउकोमा इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। ग्लाउकोमा का क्लासिफिकेशन है सारे एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिएगा, ओपन एंगल, कंजेनाइटल, क्लोज एंगल, वाइड एंगल। ग्लाउकोमा आंख की एक बीमारी है जिसमें आईओपी जो होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। टोनोमेट्री से इसको हम पता करते हैं। और नॉर्मल आईओपी जो होता है वो 8 to 21 mm ऑफ एजी होता है। 21 से ज्यादा होना ग्लाउकोमा होता है। प्रेशर की बीमारी है, आंख की बीमारी है। ग्लाउकोमा ओपन एंगल होता है, क्लोज एंगल होता है, ये दो आपने सुने होंगे। कंजेनाइटल हो सकता है ग्लाउकोमा, लेकिन वाइड एंगल कोई ग्लाउकोमा होता ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, वाइड एंगल किसी तरह का ग्लाउकोमा नहीं होता है। प्रोफ्यूज राइस वाटर स्टूल क्या सजेस्ट करता है? राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल क्या सजेस्ट करता है? डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है? कोलेरा में। किसमें? कोलेरा में। बहुत बढ़िया। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा के अंदर। टाइफाइड में देखने को मिलता है पी सूप स्टूल। पी सूप स्टूल जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड के अंदर। और डिसेंट्री में स्टूल के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड, ब्लड मिक्स स्टूल होता है, वो किस में देखने को मिलता है? डिसेंट्री में। डायरिया कन्वर्ट इनटू द डिसेंट्री व्हेन ब्लड आर प्रेजेंट। और आईबीएस अपने आप में एक इंटेस्टाइन की बीमारी है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट रहते हैं। तो राइस वाटर स्टूल यहाँ पे पूछा तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। और बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोलेरा। तो बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर ऑफ द इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड एज। इसोफेगस का पेप्टिक अल्सर और किस नाम से जाना जाता है? उसको और किस नाम से बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर ऑफ इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट है बेरेट्स अल्सर, रेटर सिंड्रोम, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, एचेलेचिया कार्डिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इट्स बेरेट्स अल्सर। पेप्टिक अल्सर को और किस नाम से जानते हैं? बेरेट्स अल्सर। बेरेट्स अल्सर इसका दूसरा नाम है पेप्टिक अल्सर का। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। और ए में क्या लिखा हुआ है? इट्स बेरेट्स अल्सर। समझ रहे हो बात को? तो हम बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की जर्नी हमारी यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इन सब के अलावा एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण ने कह के गए थे कि आप जो है स्वार्थी ना बने, सारथी बने। अगर आप सारथी बनेंगे, किसी के मददगार बनेंगे, तो आप तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो आदमी जिसकी आप मदद कर रहा है वो भी आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से हम अगर किसी की तरक्की में भागीदार बनते हैं तो विश्वास रखिएगा कि आपका जीवन सार्थक है। आपको भगवान ने पैदा करके कोई गलती नहीं की अगर आप किसी की मदद करते हैं तो जो काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं वो काम जरूर करें, लोगों की मदद करें। क्योंकि मदद ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरों को आगे बढ़ने में जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा फिर एक नई वीडियो, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए आप कंटिन्यू, एक काम बोला मैंने आपको, शेयर और लाइक मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। जिससे क्या होगा,
हम जो रोज की मेहनत कर रहे हैं वो डेफिनेटली रंग लाएगी। तो वापस लाते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।